On the bank of which river is सूरत located? हेलो गाइस, मैं राधिका अग्रवाल आज आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी शिक्षा यूट्यूब चैनल। अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज भी हम चैप्टर 3 के ही कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 3 का नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS। सो चलते हैं आज के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पर। कल हमने स्टार्टिंग के 5 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े थे, आज हम नेक्स्ट 5 पढ़ने वाले हैं। सो सी फर्स्ट, matching concepts or matching profit principle. An important objective of business is to determine profit periodically. It is necessary to match revenue of the period with the expense of the period to determine correct profit or loss for the accounting period. एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का कि टाइम टू टाइम प्रॉफिट कितना हुआ है या कितना होना चाहिए, उसका हमें एक अंदाज़ा होना चाहिए। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इतना हमारा टाइम टू टाइम प्रॉफिट हो जाता है, मीन्स हम इतने टाइम में इतना प्रॉफिट कर लेते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि हमने जितना एक्सपेंस किए हैं उससे ज़्यादा हमारा प्रॉफिट हो तो हमारा अकाउंटिंग पीरियड अच्छा होगा, हमारे बिजनेस में कुछ प्रॉफिट्स होंगे, हमें लॉस नहीं होगा। तो इस लॉस या प्रॉफिट ये हमें पता करने के लिए एक मेन प्रिंसिपल दे रखा है अकाउंट्स में, उसका नाम है मैचिंग कॉन्सेप्ट और मैचिंग प्रॉफिट प्रिंसिपल, जिसके अंदर हम ये मैच करते हैं कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, हमें किस चीज़ का हमें फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, हमारे एक्सपेंसेस हमारे प्रॉफिट से ज़्यादा तो नहीं है। हमें इस बात का पता चलता है मैचिंग कॉन्सेप्ट और मैचिंग प्रॉफिट प्रिंसिपल। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा ड्यूअल एक्सपेक्ट और ड्यूअलिटी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू द ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, एवरी ट्रांजेक्शन entered into by enterprises has 2 aspects, a debit or a credit of equal amount. Dual aspect concept के अकॉर्डिंग जो ट्रांजेक्शन है उसके 2 इफेक्ट होना नेसेसरी है, मतलब कंपलसरी है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसके 2 इफेक्ट होंगे, एक डेबिट साइड में होगा, एक क्रेडिट साइड में होगा, और दोनों का अमाउंट इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर दोनों एक ही प्रॉफिट, मतलब ऐसा भी होता है हमारे अकाउंटिंग में कि हमने अकाउंट में हमारे पास कैश आया और डेटा चले गया, तो दोनों जो हमारे पास ट्रांजेक्शन्स हुए वो हमारे डेबिट साइड में हुए। पर मैं आपको टोटल की बात करूँ तो अगर मान लीजिए ऐसा कोई ट्रांजेक्शन होता है तो हमारा टोटल एसेट्स जो होगा वो नील आएगा, मतलब ज़ीरो आएगा, और वैसे ही हमारा टोटल लायबिलिटीज़ भी ज़ीरो आएगा। तो हमारे पास दोनों अफेक्ट इक्वल हुए, तो इसमें ये बोलना चाह रहा है कि अमाउंट जो है वो इक्वल होना चाहिए एट द एंड। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हर ट्रांजेक्शन के 2 इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है, और दोनों का अमाउंट इक्वल होता है। सो चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल, रेवेन्यू इज कंसिडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड व्हेन ट्रांजेक्शन हैव बीन एंटर्ड इनटू एंड द ऑब्लिगेशंस टू रिसीव एन अमाउंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। अकॉर्डिंग टू द, मतलब रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रेवेन्यू जो है वो जब हमें रियलाइज्ड होता है तभी हम उसे ट्रांजेक्शन बनाकर हमारी बुक्स में एंटर कर लेते हैं, ना कि तब जब हमारे पास ट्रांजेक्शन सेट आउट होगा, मतलब हमारे पास जो सेटलमेंट है वो हमारी बुक में
टेक प्लेस हो, हमारी रियल लाइफ में टेक प्लेस होगा, हमारे बिजनेस में टेक प्लेस होगा, तब हम उसे हमारी बुक में सेटलमेंट नहीं करते हैं। जबकि जब हमें रियलाइज़ हो जाता है कि हमें ये प्रॉफिट होने वाला है या हमें ये लॉस होने वाला है या हमारे पास ये रेवेन्यू आने वाला है, तो तभी जब हमें रियलाइज़ होता है कि हमें कोई प्रॉफिट होने वाला है या फिर हमें कोई लॉस होने वाला है या फिर हमारे पास रेवेन्यू कहीं से आने वाला है या हमारे पास कहीं से एक्सपेंस होने वाला है, जब हमें ये सब चीज़ें रियलाइज़ होती है तभी हम उसका ट्रांजैक्शन कर लेते हैं हमारी बुक्स में, हमारी अकाउंटिंग बुक्स में हम तभी उसका ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। हम वेट नहीं करते उसके होने तक का। अगर हम उसके होने तक का वेट करेंगे तो हम अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे ना कि हमें कितना प्रॉफिट होने वाला है, कितना लॉस होने वाला है। और मैंने आपको पहले ही बताया, हमें पहले से अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारी बिजनेस में हमें कितना प्रॉफिट में चल रहे हैं या फिर कितना लॉस में चल रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। इट मीन्स ऑल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस शुड बी एविडेंस्ड and supported by business documents. These supporting documents are called cash memo, invoice, sale bill, etc. जब भी हम अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारे पास एक एविडेंस होता है, एक सपोर्ट होता है जो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स का होता है। और वो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं हमारे बिजनेस के अंदर, तो वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कैश मेमो होते हैं, इनवॉइसेस होते हैं, सेल बिल होते हैं, एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे बिजनेस में जो हमारे पास ये एविडेंस होता है, एक सपोर्ट होता है कि ये ट्रांजैक्शन हमारे पास हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडिंग रिपोर्टिंग on the financial statement of all significant information relating to the economic affairs of the entity. Full disclosure principle के अकॉर्डिंग जो कंप्लीट और अंडरस्टैंडिंग रिपोर्ट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो उन सबके एक इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। एक इकोनॉमिक अफेयर्स जो होता है कि जो भी एंटिटी में इकोनॉमिक अफेयर्स होने वाले हैं उन सब की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज सूरत लोकेटेड? सो आंसर है साबरमती। थैंक यू गाइज फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।